स्टूडेंट्स, मेरा नाम जतिन है और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जो है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलो सभी पता है आपको बच्चे, हमारा बैच चल रहा है, आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा क्लास 9 और 10 का। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देना है, बस हमसे आपको यही चीज चाहिए। और आइए पढ़ने जाना चालू करते हैं। सुनिए ध्यान से बेटा। सबसे पहले बात करेंगे सेल के बारे में। देखिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं सेल को, तो आप ऐसे समझिए कि बेटा सेल जो होती है ना, उसी से हम सब बने हुए हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो ग्रो करता है, जो बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप, हम, प्लांट, बैक्टीरिया, ये सब चीजें किससे मिलके बनी है बेटा? सेल से मिलके बनी है। सर कैसे मिलके बनी है? आप देख रहे हो ना हमारी पूरी बॉडी, है ना। हमारी जो बॉडी होती है ना बच्चों, हमारी जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी है आप सबकी, ये बॉडी बेटा किसकी मिलके बनती है? ये बॉडी मिलके बनती है बेटा ऑर्गन्स की। ठीक है, किसकी मिलके बनती है बेटा? ऑर्गन की मिलके बनती है। ये बॉडी हमारी ऑर्गन्स से मिलके बनती है। और ऑर्गन जब आपस में, ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? जैसे हमारा हाथ हो गया, हमारे ये हाथ है, हमारा मुंह, फेस, ठीक है, हमारे पैर, ये सब हमारे ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं बेटा? टिश्यू से मिलके बनते हैं। सर ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से। टिश्यू क्या होता है? छोटा छोटा हिस्सा जो जुड़ता है, जो पूरा ऑर्गन बनाता है। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बस आप अभी इतना समझिए कि सर टिश्यू किससे मिलके बनते हैं? सर टिश्यू मिलके बनते हैं सेल से। यानी अगर हम बात करें हमारी जो पूरी बॉडी है ना, वो बेसिक यूनिट क्या है, उसके मतलब मेन चीज क्या है। जैसे कोई दीवार है, ठीक है, हमारा पूरा घर है, अब घर में मेन चीज तो दीवार ही होगी ना बेटा। दिमाग बिना दीवार के घर बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता। उस दीवार में सीमेंट भी लगा होगा, बट उसमें मेन यूनिट क्या लगी होगी? मेन यूनिट हमारे घरों में क्या लगी होती है? ईंट लगी होती है। जैसे मेन यूनिट क्या लगी होती है? ईंट लगी होती है। उसी प्रकार से समझ लो कि हमारी बॉडी की जो मेन यूनिट है ना, जो जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाया, टिश्यू ने फिर ऑर्गन, और ऑर्गन ने हमारा पूरा इतना बड़ा शरीर बनाया। ठीक है, जितने भी ऑर्गन है उनकी बॉडीज बनाई, उसी को हम कहते हैं सेल। बच्चे क्या कहते हैं? उसी को हम सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे सेल की। तो बेटा जितनी भी लिविंग चीजें, लिविंग थिंग्स बनी हुई है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सभी की सभी किससे मिलके बनी है? माइक्रोस्कोप यूनिट से मिलके बनी है। कौन सी माइक्रोस्कोप यूनिट है वो है हमारी सेल। ठीक है, तो यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सर, वो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बनके बने हुए हैं, जो कि क्या है? हमारी सेल है। क्या है? हमारी सेल। जो सेल होता है उसका बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारी लाइफ को बनाना, यानी हमारे को बनाना, वो उसका मेन बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ, क्या कहते हैं बेटा? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल को बनाना या सेल के कंपोजिशन को क्या कहते हैं बेटा? साइटोलॉजी। इसकी पढ़ाई को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। यानी सेल की जो हम स्टडी करते हैं, जैसे हम अभी सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? साइटोलॉजी की पढ़ रहे हैं हम। सर क्या पढ़ रहे हैं हम? साइटोलॉजी। फर्स्ट यानी पहली बार सेल को किसने ढूंढा था बच्चों? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। सर किसने ढूंढा था बेटा? रॉबर्ट हुक ने सर पहली बार सेल ढूंढी थी। बट एक चीज ध्यान में देना, उसने डेड स्लाइस, यानी डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क का मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा जो होता है ना सर, शैंपेन के ऊपर जो बंद होते हैं ढक्कन जैसे लकड़ी के, ठीक है, छोटे छोटे ढक्कन से मान लो अभी के लिए तुम, तो छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिसके अंदर जो डेड सेल होती है, उसने ढूंढा था रॉबर्ट हुक ने। क्या? फर्स्ट सेल को ढूंढा था बेटा, फर्स्ट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये जहां बताता रहूंगा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए, सुनते रहना ध्यान से। फर्स्ट लिविंग सेल, जो जिंदा सेल थी बेटा, वो किसने ढूंढी थी सर? ए ल्यूविंग हॉक ने ढूंढी थी। किसमें? 1674। हमें नहीं याद रखना, बस हमें इतना याद रखना है किसने ढूंढी थी? ए ल्यूविंग हॉक ने। और कौन सी बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लिविंग सेल। यानी अगर आपके क्वेश्चन में, मतलब आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि सर फर्स्ट सेल किसने ढूंढी, अगर सिर्फ सेल वर्ड बोला है, ठीक है, तो फर्स्ट सेल किसने ढूंढी भाई? फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक ने ढूंढी। लेकिन अगर बोला गया कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने ढूंढी, तो आप क्या कहेंगे? ए ल्यूविंग हॉक ने ढूंढी। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी। बेटा सेल थ्योरी क्या होती है, अभी हम आपको बताते हैं। ये दी किसने? दो साइंटिस्ट ने दी थी, सेंटन और स्वेसन ने। ठीक है, अब सेल थ्योरी के मेनली तीन पार्ट है बेटा, सुनो। सेल थ्योरी के मेनली कितने पार्ट है? तीन। सबसे पहला पार्ट है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड सेल, यानी जितने भी एनिमल और प्लांट्स है वो सभी किससे मिलके बने बेटा? सभी किससे मिलके बने हैं? हमारे सेल से मिलके बने हैं। जितने भी प्लांट और एनिमल, हम सब भी किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वेरी पेपर में आती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की शुरुआत अगर हम बात करें किससे हुई, तो सेल से हुई। अगर सेल ही नहीं होता तो लाइफ कहाँ से होती? कोई लिविंग थिंग ही नहीं बनता। ठीक है, तो लाइफ कहाँ से होती? तो जो सेल है बेटा, वो किसने, वो मतलब कहाँ से, सेल की जो बेसिक यूनिट है वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। सेल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे लाइफ की।
ऑल सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी हमारे पास सेल है ना वो पहले से उपस्थित सेलों से आई है, ऐसे नहीं प्रकट हो गई एकदम से, शकला का बुम बुम हुआ और एकदम से सेल प्रकट हो गई, नहीं। सेल जो भी बनेंगी वो पहले से उपस्थित सेल से मिलकर बनेगी। जो सेल उनसे पहले से होंगी वही सेल एक दूसरी सेल को बनाएगी। तो कोई भी नई सेल बनेगी उसके लिए उसकी पहली सेल होना बहुत जरूरी है। ये पहली सेल होगी, ये सेल कहाँ से आई मत पूछना, बट अभी के लिए समझ लो कि एक सेल ही आगे जाके और सेल का निर्माण करती है। ये सेल जाके आगे और सेल का निर्माण करेगी, ऐसे ये सेल आगे और सेल का निर्माण करेगी, ऐसे वो आगे चलती जाएगी। ठीक है भाई, ये हम आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेल किस तरीके से आई, आगे हमारी जो 12th क्लास आती है ना उसमें हम जानते हैं इस चीज के लिए। तो अभी के लिए बस इतना याद रख लो, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट बेटा कि सभी सेल्स, ठीक है, वो क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की, और सेल से मिलके ही क्या बने हैं, सभी लिविंग थिंग्स सेल से मिलके बने हैं, एनिमल्स प्लांट सभी सेल से मिलके बने हैं। और सेल हमारी प्री एग्जिस्टिंग होती है, यानी जो बनती है, जो सेल बनती है, न्यू सेल्स जो बनती है वो एक पहले से उपस्थित सेलों से मिलके मिलती है, हमें बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल वही चीज आपके सामने दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में डायरेक्टली पूछी जाती है। हम बात करेंगे सर यूनिसेलुलर के बारे में बता दो और सर मल्टी सेलुलर के बारे में बता दो। तो यूनिसेलुलर क्या होता है, जो सिंगल सेल से मिलके बने। मल्टी सेलुलर क्या होता है सर, जो बहुत सारी सेल से मिलके बने। सर ओके, फंक्शन क्या करते हैं भाई यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक ही सेल से मिलके बनते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं। इनका फंक्शन भी देखो, क्योंकि एक ही सेल से मिलके बने हैं तो सारा काम एक ही सेल करेगी। इसमें क्योंकि अलग अलग सेल्स हैं तो अलग अलग फंक्शंस किए जाएंगे। एक सेल को कोई और काम दिया जाएगा, दूसरी सेल का कोई और काम होगा। जैसे हमारी बॉडी में एक मल्टी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हमारे पास बहुत सारी सेल है। तो हमारे दिमाग में न्यूरो सेल अलग काम करती है, हमारा ब्लड सेल अलग काम करता है, हमारा हिस्टोब्लास्ट सेल अलग काम करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रकार की सेल्स होती है। बेटा सुनो ध्यान से, इसमें लेबर डिवीजन का कोई रोल नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो सेल होती है वो एक काम करेगी, नहीं भाई। ठीक है, इसमें एक ही सेल है तो वो सारा काम यही करेगी, लेकिन इसमें स्पेसिफिक सेल स्पेसिफिक काम को करती है। मतलब एक सेल का ही अलग फंक्शन होगा, दूसरी सेल का अलग फंक्शन होगा, लेकिन सारी सेल्स का अलग अलग फंक्शन होगा बॉडी के अंदर। ठीक है, उनका काम बटा हुआ होता है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा, तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल। एक ही सिंगल सेल क्या होती है इसमें रिप्रोड्यूस भी करती है, क्योंकि सिंगल सेल है, सारा काम उसी का, तो रिप्रोडक्शन भी उसी के कंधों पर है। और लेकिन हमारे पास होती है स्पेशलाइज्ड सेल, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारी सेल होती है, उनके पास रिप्रोडक्शन के लिए भी एक प्रकार की स्पेशल सेल होती है, जिसको बोलते हैं हम जर्म सेल। क्या बोलते हैं बेटा, जिसको जर्म सेल। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल्स में वो क्या होती है बेटा, मेल में स्पर्म होता है सर, और फीमेल्स में क्या होता है, वो फीमेल्स में सर ओवम होता है। वो क्या होता है बेटा, ओवम होता है। ठीक है, सुनिए ध्यान से, सॉरी। लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन इनकी शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर की बहुत ही बड़ी होती है। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे जीते, काफी लंबे समय तक जीते, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे अमीबा की बात करें तो 24 घंटे 10 घंटे उससे भी कम में वो अपनी लाइफ स्पैन होती है, बहुत कम लाइफ स्पैन होती है। तो अमीबा हो गया, पैरामीशिया हो गया, बैक्टीरिया, सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट हो गया, फंगस हो गया, एनिमल्स होती है, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है भाई, समझ में आया, मजा आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो देख सकते हो आप कि इस प्रकार की कुछ सेल हमें देखने को मिलेंगी। आइए देखते हैं हमारी वीडियो, और मस्त इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हुए अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि सेल किस तरीके से दिखती है हमें जब छोटी होती है। तो देखो इस तरीके से बैक्टीरिया है ना, ये इस तरीके से एक सेल है, ये पूरी अमीबा है ये पूरा। ठीक है, ये एक सेल से मिलकर बना है, इसी को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिख रहा है भाई सबको, कमेंट कर देना कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो। बाकी मैं दिखा दूं, ये सेल है ना, ये सेल देखो ये ऐसे घूम रही है ना, इस सेल, ये रियल माइक्रोस्कोप से ली गई फुटेज है। ठीक है, जो आपको सेल को दिखा रही है, कौन से सेल को बेटा, यूनिसेलुलर सेल्स है ये, यूनिसेलुलर, एक ही सेल से पूरी बॉडी बनी है। ये पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार के सेल से मिलके बना हुआ है। चलिए, अच्छा हमने ये तो जान लिया सर कि ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हमने ये तो जान लिया कि ऑर्गेनिज्म सर कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक यूनिसेलुलर जो एक ही सेल से मिलके बना हो, और एक मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल से मिलके बना हो। बट आप ये बताओ कि सेल कितने प्रकार की होती है। तो सर सेल भी 2 प्रकार की होती है, और वो है प्रोकार्टिक और यूकार्टिक। प्रोकार्टिक सेल बहुत ही छोटी होती है साइज में, यूकार्टिक सेल इनसे कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है। इनके पास न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब एक तरीके से न्यूक्लियर रीजन होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। हम आगे जब अभी मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा, बस 2 मिनट का सब्र कर लो, इसको हम अभी अच्छे से जानेंगे।
ऑलवेज यूनिसेलुलर। देखो प्रोकार्टिक सेल हमेशा यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, और यूकार्टिक सेल यूनि भी हो सकती है सर, मल्टी भी सेलुलर हो सकती है, ठीक है। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी एक ही सेल के अंदर केवल एक प्रकार का क्रोमोसोम होगा, किसके अंदर, प्रोकार्टिक सेल के अंदर। बट अगर हम बात करें तो इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। यूकार्टिक सेल वो सेल्स होती है जिसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर एक सेल है तो क्या कहलाएगा वो, प्रोकार्टिक सेल। इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मैं बताऊंगा अभी आपको न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मटेरियल सभी हम आगे अच्छे से समझेंगे, बस अभी के लिए थोड़ा सा सब्र करो। और इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, अभी लर्न कर लो इसको। सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो फीजन और बडिंग से इसमें सेल डिवीजन होता है प्रोकार्टिक में, बट इसमें माइटोसिस और म्यूसिस नाम के दो प्रोसेस होते हैं, जिसमें दो सेल डिवीजन की ये प्रोसेस है। अभी हम इसको भी अच्छे से समझेंगे, ये चैप्टर के लास्ट में आएगा बेटा। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी ऐसे ऑर्गेनल जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है वो इसमें एब्सेंट होते हैं। इसमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड और सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, इसमें कुछ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरिया को देखा जाए, हाँ बैक्टीरिया किसके अंदर आती है, इसी के अंदर आती है, यानी प्रोकार्टिक सेल्स के अंदर आती है। सभी प्लांट और एनिमल और अमीबा किसके अंदर आते हैं बेटा, यूकार्टिक सेल्स के अंदर, ये हमें देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। चलो आगे बात करते हैं, मजा आ गया ना, तो आगे बात करते हैं। सुनो ध्यान से, अगर हम सेल शेप की बात करें तो सेल का देखो अलग अलग टाइप के शेप होते हैं। जैसे ये स्मूथ मसल सेल है, ये ब्लड सेल है, ठीक है बेटा, ये न्यूरॉन की सेल हमारे दिमाग में होती है, ये फैट सेल है, ठीक है, जो होते हैं ना मोटे मोटे वो फैट सेल होते हैं। देखो सेल भी फैटी है ना, आदमी फैटी होता है, ठीक है। ये स्पर्म सेल भी नन्ना मुन्ना सा, क्योंकि सबसे छोटा होता है। ये ओवम सेल है, ठीक है, फीमेल्स में होती है, ये मेल्स में होता है बेटा। ये बोन सेल है, जिससे हमारी हड्डियां बनी है। तो देखो अलग अलग सेल अलग अलग शेप एंड साइज की है, सभी डिफरेंट टाइप की होती है नेचर में। चलिए बात करते हैं हम आगे, सेल साइज की हमने बात कर ली। इसमें इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सबसे लार्जेस्ट सेल पढ़ लो, ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट सेल होता है बेटा। लॉन्गेस्ट पढ़ लो, वो नर्व सेल होता है, और स्मॉलेस्ट पढ़ लो, वो पीपीएलओ होता है। यानी इस ब्रह्मांड में सबसे छोटी सेल अपने अकॉर्डिंग अभी के लिए क्या है, प्यूरो न्यूरो मतलब निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये पीपीएलओ की होती है। इसमें कौन सा सेल आता है, माइकोप्लाज्मा। आप सिंपल शॉर्ट में याद रखो कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ का एक पार्ट है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें से रिलेटेड एक ग्रुप होता है पीपीएलओ से, उसमें कौन आता है, माइकोप्लाज्मा। और ये सबसे छोटी सेल है, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। और सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऑस्ट्रिच है। और सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बेटा, लॉन्गेस्ट कौन सी है, नर्व सेल है, ठीक है, ये लगभग 1 मीटर तक भी लॉन्गेस्ट हो सकती है। तो आप देख सकते हो ये क्या है हमारा, ये ऑस्ट्रिच का एग है। देखो ये एग है इतना बड़ा, इसके अंदर ये ऑस्ट्रिच का बच्चा है, ठीक है, उसका फीटस है, और ये उसकी सेल्स है। मतलब ये इस तरीके से सेल है, ये पूरी एक, ठीक है, एग के अंदर ये पूरी की पूरी एक सेल है। चलिए कंपोनेंट बात करते हैं सेल के, तो सेल के बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। यानी जो सेल है उसके अंदर जो कंपोनेंट, जैसे ये होगी सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये बाकी की चीजें सेल के थोड़ा सपोर्ट में होती है, कुछ कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई अदर पार्ट, ये सब अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी इसको अब अच्छे से समझेंगे इसको हम आगे, थोड़ा सा बस इसे सब्र करो। चलो अलग कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो जैसे मैंने बताया ना आपको कि सर सेल है, अभी के लिए जानो कि सेल होती है एक तो मेन, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। सर सेल के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। सर सेल के अंदर ये बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, अभी समझ लो इसको एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक है। ये सेल के अंदर क्या है भाई, ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ये सेल के अंदर क्या है, ये है सेल के ऑर्गेनल्स, इन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। और ये भी एक प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनल होता है। ये क्या होता है बेटा, सेल ऑर्गेनल होता है, ये भी एक प्रकार का, ठीक है। ये राइबोसोम होते हैं इस तरीके के। और बताऊंगा इन्हें थोड़ा सा अभी और बना लेते हैं, थोड़ी सी रंगोली और खिल लेते हैं, ठीक है। ये गोल्गी एपलेटस होता है, ये वॉक्यूल्स वगैरह होते हैं, मतलब वो पैसे प्लांट में पाया जाता है, भी बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये इसकी न्यूक्लियस की भी एक मेम्ब्रेन होती है, इनकी एक मेम्ब्रेन होती है, ये अपनी खास की। चलो अभी के लिए इतना समझ लो, अभी आपको बस 3 चीजें जाननी है, मेरा ध्यान से सुनना। एक सेल के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 3 ही होते हैं। सबसे पहला मेन कंपोनेंट होगा ये, इसको बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन। ये आपका न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जितना ये वाला पार्ट है ना, ये वाला सारा पार्ट, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है हमारा, ये सारा पार्ट हमारा कहलाता है बेटा, सुनो, ये वाला सारा पार्ट कहलाता है सेल ऑर्गेनल्स। इन्हें सबको क्या कहते हैं हम, सेल ऑर्गेनल, सेल के हिस्से, ठीक है। तो सुनो, एक तो ये सेल ऑर्गेनल होता है हमारे पास, एक ये न्यूक्लियस होता है,
एक सेल ऑर्गेनल अंदर, एक न्यूक्लियस और एक सेल मेम्ब्रेन, यानी 3 चीजें हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी है और हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 3 चीजें पढ़नी है। क्या बेटा? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है और इसके अंदर के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है। तो उसमें से हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है सर? सेल मेम्ब्रेन बच्चे कुछ नहीं होता, ये आउटर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो ना, एक सेल को एक सैचुरेटेड करके, जैसे आपके कमरे में बैठे होगे अभी इस समय, तो कमरे की दीवारें क्या काम कर रही हैं? आपको दूसरे कमरे से अलग ही तो कर रही है, एक दीवारें आपको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है कि नहीं है? एक सेपरेशन का, एक अलग अलग करने का काम कर रही है। तो बस यही है, इसकी कवरिंग होती है, इसकी आउटर कवरिंग होती है, इसको घेर के रखने का काम किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन का होता है। उसी को सेम नाम है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका एक नाम और होता है जिसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। भाई क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये अलाउ, जैसे मान लो ये H2O का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये चाहती है कि अंदर आए तो ये अंदर आ सकता है, और ये चाहे तो ये बाहर भी जा सकता है, इसलिए सेलेक्ट करती है। मेम्ब्रेन इस तरीके की इतनी स्मार्ट मेम्ब्रेन होती है कि मतलब ऐसे समझ लो, इसमें एक ऐसा प्रोसेस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू कि ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकती है? अपने अंदर आने दे सकती है और अपने अंदर से बाहर भी जा सकती है। एक गेट का काम करती है, जैसे एक कमरे में गेट होता है ना, इस गेट के आप अंदर भी आ सकते हो उसी गेट से, और उस गेट से बाहर भी जा सकते हो मॉलिक्यूल्स। और आपके अंदर का भी होगा कि मतलब ऐसा नहीं है आप किसी को भी अंदर आने दो, किसी को भी बाहर जाने दो। फॉर एग्जाम्पल समझो कि हम बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अंदर क्लास में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल, और अभी आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। अब जब क्लास में बैठ के पढ़ो तो आपके चारों तरफ क्या है? यहाँ पे आपके चारों तरफ से बाउंड्री है, दीवारें हैं, वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये वाला पार्ट हो गया इन्होंने, जो इसमें गेट लगा हुआ है जिसमें अंदर और बाहर आ सकते हैं, इसे हम सेलेक्टिवली परमेएबल बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे? सेलेक्टिवली परमेएबल, क्योंकि इसमें से चीजें अमाउंट बाहर जा सकता है और कुछ मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल बाहर भी जा सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। अब मैं क्या हो गया, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाऊंगा जब क्लास में, मान लो कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो शांत बैठोगे, उसके आगे सुनोगे, तो वो मेन हो गया, मैं हेड हो गया। भाई मैं बोलूंगा वो काम आपको करना पड़ेगा, मतलब चुप बोलूंगा तो चुप होना पड़ेगा, बोलूंगा तो बोलना पड़ेगा, क्वेश्चन बोलूंगा तो वो बताना पड़ेगा। इट मींस मैं आपको ऑर्डर दे सकता हूँ और आपको उसको अच्छे से सुनना और पालन भी करना होगा, है ना? तो अब क्या है कि मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यानी कोई टीचर आप क्लास में पढ़ा रहा है, कोई अंदर आ जाएगा क्या? इसके पूछ के आएगा, अगर मेरी अनुमति होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। जैसे अपने प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो ना, प्रिंसिपल बोलते हैं हाँ भाई अंदर आ जाओ, तो वो आता है, और बोल नहीं आना है तो नहीं आना। समझ बात को? इसी तरीके, इसी को हम सेलेक्टिवली परमेएबल बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ इस तरीके से हमें ये देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, इतना समझ लेना कि जैसे मैं हो गया न्यूक्लियस, तो मैं अलाउ करूंगा, तो अलाउ करने का काम कौन करेगा? सोचने विचारने का काम करेगा मेन हेड, और मेन हेड सेल के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि ठीक है इस मॉलिक्यूल को अंदर आने दो, तो ये मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा। बोलेगा अच्छा नहीं ये मॉलिक्यूल तो अच्छा नहीं है, इसको बाहर निकालो, ये वेस्ट मटेरियल, तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है? हमारी वो सब काम करता है न्यूक्लियस। कौन करता है ये सब काम? भाई न्यूक्लियस करता है, और हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सुनो, तो अलाउ करता है सर एंट्री और एग्जिट के लिए सेम मटेरियल को। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बाकी सारी लाइन आप अच्छे से पढ़ लेना, वो भी लाइंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये बेटा। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए ये है कि फाउंड बोथ, हमेशा याद रखना इन दोनों में पाई जाती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल में भी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, किसकी बनती है? प्रोटीन और लिपिड्स की बनती है सर। किसकी बनती है? प्रोटीन की और लिपिड्स की। तीसरी बात याद रखना, ये फ्लेक्सिबल होती है सर, फोल्डेड हो सकती है, ब्रोकन हो सकती है, और रीयूनिट मतलब टूट सकती है, से बन सकती है, फ्लेक्सिबल होती है आराम से कि अपना काम कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल मेन पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं इसका? रेगुलेट करने का काम होता है, मूवमेंट करती है, यानी मॉलिक्यूल्स का इनसाइड और आउटसाइड सेल के हिसाब से हेल्प करती है मेंटेन करने में डिस्टिंक्ट कंपोजिशन को, यानी जो अलग अलग कंपोजिशन है, जैसे अलग अलग जो सेल्स हैं वो सेल्स आपस में ना मिल जाए, उनकी जो कंपोजिशन है उनके अंदर जो भरा हुआ है वो अलग अलग सेपरेटली रहे। तो ये बहुत सारी सेल्स हैं अलग अलग, ठीक है, सबका ये न्यूक्लियस मान लो, ये सबका न्यूक्लियस है, तो सब सेपरेट रहती है। किसके थ्रू रहती है? यही तो है ना सेपरेशन का कारण, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, रिवाइज कर रहे हैं अभी हम। चलिए ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में होता है जितना भी आपका ये होगा, कौन सा पार्ट? सॉल्यूट वाला, कम हिस्सा। सॉल्यूट का आपने पढ़ा था ना, मैंने बताया था सॉल्यूट कम हिस्सा होता है, आयंस होते हैं, सॉल्यूट एक ही बात है। ये हाइयर, जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होते हैं तो हाइयर कंसंट्रेशन में ये लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, ये मूव कर रहा है आगे, ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि ये मूव कर रहा है आगे जा रहा है, तो अभी किसमें? हाइयर कंसंट्रेशन में लो है। फॉर एग्जांपल आपके घर की टंकी भरी होगी, अभी वो हाइयर कंसंट्रेशन में, आपको बाल्टी भरनी है, बाल्टी में पानी नहीं है तो वो लोअर कंसंट्रेशन में। तो
टंकी का पानी किसके अंदर चले जाएगा, बाल्टी के अंदर चले जाएगा सर, जैसे हम ऑन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पानी क्या है, पानी टंकी का पानी वाला, टंकी में पानी भरा हुआ है सर, इतना सारा टंकी में पानी हुआ, हाई कंसंट्रेशन है, और एक हमने उसे कनेक्ट किया एक छोटी सी बाल्टी है, छोटे से ड्रम है, किसी भी, ठीक है, तो इसका पानी इधर की तरफ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से किधर जाएगा, वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, हाँ या ना। तो बस वही हो रहा है कि छोटे छोटे सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आते हैं, ठीक है। एक सेल होता है ना जो बाहर के मॉलिक्यूल से, इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्या कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटा इसको भी ध्यान से अच्छे से याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोसिस कौन सा प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं, बेटा किसके पार्टिकल, सॉल्वेंट, जो ज्यादा मात्रा में पार्टिकल्स होते हैं या वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। सब कुछ ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरफ सेम है, बट इसमें हायर कंसंट्रेशन, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कौन जाता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल, और उसमें कौन जाते थे, देखो एक बार ध्यान से, इसमें कौन जा रहे हैं बेटा, इसमें सॉल्यूट के जा रहे हैं, और इसमें कौन से जा रहे हैं, इसमें सर इसमें जा रहे हैं सॉल्वेंट के। बहुत बढ़िया। और बीच में कौन है, यही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही तो काम कर रही है। अब आप ऐसे करो, ये एक सेल है, आप इसको इस तरीके से समझो बेटा, एक मिनट बस, ये एक सेल है और ये आउटर सेल है, यानी दूसरी सेल या बाहर का माहौल है, इसके पास बहुत ज्यादा पानी का मात्रा हो गई, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा हो गई, इसने वो मात्रा इस सेल को भेज दी। इन दोनों के बीच में क्या है इनकी, सर इन दोनों के बीच में इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास पानी कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, अब इसको चाहिए ही नहीं उतना है। अब मैं तुम्हें कहूँ लोग 10 लीटर पानी, तो मैं ऐसे लगा दूं कि भाई 10 लीटर पानी पीना है तो पी लोगे, नहीं, जितने जरूरत होगी उतना ही तो रखोगे। तो जो जरूरत होगा उतना पानी रखेगा, बाकी का जो मॉलिक्यूल है, मतलब बाकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आगे के अपने बाहर निकाल देगा, ये अपनी बॉडी से बाहर निकलेगा, ये सेल के पास कम होगा तो ये ले लेगा, नहीं तो बाहर भी, मतलब इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में उसके पास जा सकता है, ठीक है। तो इस दो तरीके के होते हैं ये, एक तो एंडोऑस्मोसिस है, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस को बेटा समझना, जब सॉल्वेंट सेल से बाहर की तरफ जाए, ठीक है, इनटू द सेल, किस में जाए, इनटू द सेल, मतलब अंदर की तरफ जाए, सॉरी, इनटू द सेल, यानी सेल के अंदर जाए, मूवमेंट करे सॉल्वेंट का किसके अंदर, सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जब कोई, देखो इसको समझो, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, जब सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं, बाहर बाधत है, अंदर करते हैं। एंड एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, जब अंदर मॉलिक्यूल पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं, वो सेल से बाहर निकलते हैं, तब उसे हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। तो फिर से सुनना ध्यान से, दो पार्ट चीज बता रहा हूँ सर। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब सॉल्वेंट के यानी H2O के मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर जाए या अंदर आए की बात है, मतलब हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आए, ठीक है भाई। ये नहीं बोलना कि मैं सेल से बाहर जाए सेल में अंदर आए, नहीं, हाइयर कंसंट्रेशन जहां पे होगा वो हाइयर से लोअर में जाएंगे। डिफ्यूजन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल जाए, डिफ्यूजन में किसके पार्टिकल जाएंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल जाएंगे, ठीक है भाई, डिफ्यूजन में किसके पार्टिकल जाएंगे, सॉल्यूट के। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको सभी को। आगे बात करते हैं, कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। इसकी बात करते हैं तो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोलाइसिस। तीनों ही बात अभी हम करेंगे, इससे पहले इसकी डायग्राम देख लो, यहीं से हम समझ जाएंगे, ठीक है। वो चीज यही है बेसिकली, सुनो ध्यान से। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल है, मान लो ये ब्लड सेल है, कौन सी सेल है बेटा, ये ब्लड सेल है, हमारी ब्लड सेल इस तरीके की दिखती है। अब ब्लड सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, अंदर का जो कंसंट्रेशन है बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, कम। इसके अंदर से सारे मॉलिक्यूल पानी के बाहर आ गए, ठीक है। तो अब बाहर क्या हो गया, बाहर कम कंसंट्रेशन था, तो मॉलिक्यूल जितने भी इसके अंदर थे, मतलब इसके अंदर जो वाटर कंटेंट था वो इस मॉलिक्यूल से बाहर आ गया। अंदर कौन सा हो गया, लो हो गया, कंसंट्रेशन अंदर लो हो गया, इधर हाई हो गया। कंसंट्रेशन अंदर क्या था, पहले हाई था, मतलब ये मान लो कि इसमें से H2O बाहर आ गया। सर जब भी H2O बाहर आता है तो उसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। सर क्या कहते हैं उसको, एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किस सॉल्यूशन में ऐसा देखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। किसमें देखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। इस कंडीशन में जो सेल होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रिंक। और श्रिंक सेल को, यानी जब सेल श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो कि ये आरबीसी का सेल है, रेड ब्लड सेल है, तो जब रेड ब्लड सेल सिकुड़ जाएगा तो हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड आरबीसी। अगर कंसंट्रेशन बाहर भी उतना ही और अंदर से भी उतने मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, मतलब जितने मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल पानी के बाहर से, जितने बाहर से अंदर जा रहे हैं अंदर से बाहर भी उतने ही आ रहे हैं, उस सॉल्यूशन को हमेशा कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब भी सेम होता है, सेम, और टोनिक का मतलब
क्या होता है कंसंट्रेशन। तो सेम कंसंट्रेशन अंदर और बाहर कंसंट्रेशन क्या रहेगी, जब सेम रहेगी तो उसको सॉल्यूशन को हम कहेंगे सर आइसोटोनिक, इसमें कोई समस्या नहीं होती। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें अंदर पानी की कंसंट्रेशन बहुत ही हाई हो जाती है, पानी के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बहुत हाई। तो अंदर कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल तो अंदर की तरफ जा रहे हैं, अब देखो एक लिमिट ही तो होगी ना इसकी भी। तो जब बहुत ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे, जब मॉलिक्यूल के बहुत फूल जाएगा, फूल के स्वेलो बोलते हैं उसे, सेलुलर, ठीक है, तो स्वेल हो जाएगा मतलब फूल जाएगा, उस कंडीशन में यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बस्ट होगा। बस्ट, फिर जब कोई ज्यादा चीज फूलेगी 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 फिर क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। और बस्ट होने की कंडीशन में क्या होगा, जितना अंदर का कंटेंट होगा, ठीक है, जितना अंदर का वाटर मॉलिक्यूल होगा बस्ट होकर बाहर निकल जाएगा, यानी वो फट जाएगा, यानी सेल क्या हो जाएगी बेटा, ब्लास्ट हो जाएगी। ब्लास्ट बोल सकते हैं हम, या इसे बोल सकते हैं रैप्चर हो जाएगी, रैप्चर यूज करते हैं वर्ड, ठीक है, तो फट जाएगी, ठीक है, रैप्चर हो जाएगी, स्वेल स्वेल क्या हो जाएगी, रैप्चर, फट जाएगी, और जितना वाटर का मॉलिक्यूल है वो उससे बाहर आ जाएगा। चलिए एक बार यहाँ पे समझो, इसको एक बार पढ़ लेना पोज करके, सारी चीजें जो बताई थी बेटा वही है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, 1 मिनट, सॉरी, चलिए पढ़िए इसे ध्यान से, ठीक है, 1 मिनट में। चलो बात समझ में आई। एक बार बता देता हूँ, आइसोटोनिक में सेम कंसंट्रेशन रहती है बेटा, आउटसाइड और इनसाइड इक्वल रहती है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन आउटसाइड सेल की ज्यादा होती है, और हाइपोटोनिक में सेल के अंदर की कंसंट्रेशन से मतलब क्या होती है, ज्यादा होती है। आउटसाइड कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए सेल के अंदर क्या होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और जब अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो स्वेल अप होने की वजह से वो कर जाता है बस्ट, फट जाता है, ठीक है, ड्यू टू एक्सेसिव एंड ऑस्मोसिस, ज्यादा ऑस्मोसिस, ज्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल आने की वजह से वो क्या हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, ठीक है। चलो समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, क्या होता है, हेडक्वार्टर ऑफ सेल होता है, कंट्रोलर ऑफ सेल होता है, ये मेन बात है, ठीक है। किसने ढूंढा था बेटा, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, बिल्कुल मेन बात करेंगे अभी हम आज, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, बहुत बढ़िया। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ये बात याद रख लेना, इसमें कितनी होती है, डबल मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तीसरी ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना। चौथी बात रख लेना, इसके अंदर होता है क्रोमेटिक मटेरियल, ये बहुत अच्छी बात है भाई, क्रोमेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर, क्या होता है भाई, क्रोमेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके अंदर अभी क्या होता है, क्रोमेटिक मटेरियल, और वो क्रोमेटिक मटेरियल बना होता है डीएनए से, डीएनए की फुल फॉर्म होती है बेटा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिक मटेरियल कंसिस्ट डीएनए, डीएनए के अंदर होता है, और ये स्टोर करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी मतलब हमारे दादा दादी की, उनसे उनसे पुराने हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, उन सब की जो चीजें थी, ठीक है, उन सब की जो कलाएं थी, उन सब की जो आदतें थी, उनकी सब हाइट वेट सब कुछ जो था, हमारी बॉडी पूरी उन चीज को कॉपी करती है। जैसे जैसे किसी बंदे की हाइट अगर 6 फुट है या 7 फुट है, तो वो क्यों है, क्योंकि उसके दादाजी की होगी या उसके खानदान में कहीं ना कहीं किसी की होगी, तो बोलते हैं ना कि इसे हेरिडिटी मिली है ना। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, अपने खानदान से जो चीजें मिलती है, हमारे पूर्वजों से जो चीज हमें मिलती है, ठीक है, हमारा रंग कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा। जैसे अफ्रीका में चले जाओ, सारे ज्यादातर काले ही होंगे, क्यों, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स काले थे। ऐसे अमेरिका में चलो, सारे व्हाइट होंगे। हमारे में देख लो, हम सारे कैसे होते हैं, सांवले होते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज कैसे थे, सांवले थे। तो ये सारा जो कंडीशन है, ये हमारे कैसे मिलता है, मतलब हमारी जो आगे आती है ना जनरेशन, वो सभी को क्या मिलती है, उनके कैरेक्टर्स, उनके ट्रेट्स मिलते हैं, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है भाई। तो द फंक्शन दिस सेगमेंट, डीएनए का जो मेन फंक्शन होता है बेटा, उसको जीन कहते हैं। यही जीन सबका अलग अलग होता है, और इसी जीन की वजह से हमें अपने एंसेस्टर की क्वालिटीज मिलती है, उनके फेस, उनकी हाइट, उनका चेहरा उस तरीके का दिखने हैं। तो ये सारी चीज हमें जीन्स की वजह से मिलती है। किसकी वजह से मिलती है बेटा, जीन्स की वजह से मिलती है। तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो एक बार इसे रीड कर लेना। ये हमारा न्यूक्लियस है, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर का पार्ट इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, बताया था ना, 2 मिनट में बताऊंगा कोई चीज। देखो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन तो ये है, और एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर और चढ़ी हुई है ना। तो एक इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है सर। अब ये क्या होता है, ये अंदर का मटेरियल होता है, इसमें यूकोक्रोमेटिन होता है, मतलब अंदर बहुत सारा वो होता है, क्रोमेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है, जो बहुत अंदर का माल होता है, उसके हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। कहने का मतलब है कि सबसे अंदर जो मेन चीज होती है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर से होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है हमारा, ठीक है, क्रोमेटिक मटेरियल लगा हुआ होता है सारा, और उसमें होती है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। सुनो ध्यान से, चलो आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि अभी हमें इंपॉर्टेंट चीज जाननी है जो हमारे पेपर में आएगी, तो साइटोप्लाज्मा की बात करते हैं। साइटोप्लाज्मा किसने ढूंढा था, गॉलिगर ने ढूंढा था। कहाँ पे पाया जाता है, बायोसिंथेटिक और कैटिक पाथवे में इसका यूज होता है। देखो साइटोप्लाज्मा होता क्या है, साइटोप्लाज्मा कुछ नहीं है, मैंने अभी बात, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, आउटर कवरिंग।
ये आपका न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें डीएनए होता है, जीन होता है, ठीक है, डीएनए होता है इसमें, और क्या होता है बेटा, जीन होता है। इनमें सर न्यूक्लियस के अंदर मतलब इंफॉर्मेशन होती है हमारे पूरे सेल का, ये कंट्रोल होता है हेड, जो ये बोलेगा सेल वही करेगी। अब इसके अलावा जो भी ये चीज बच जाती है, इसके अलावा जो भी सारा ये कंटेंट आता है जिसमें आपके सेल ऑर्गेनल आ रहे हैं, आपका लिक्विड आ रहा है, ये सारा जो भी इस हिस्सा है वो सारा क्या कहलाता है, हमारा साइटोप्लाज्मा कहलाता है। अब साइटोप्लाज्मा में मेनली दो चीज आती है, एक तो साइटोसोल आता है, एक सेल ऑर्गेनल आता है। साइटोसोल क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो इस पूरे में भरा हुआ होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो पूरे में फिल्ड होता है, ठीक है, उसे हम साइटोसोल कहते हैं। उस साइटोसोल यानी उस लिक्विड के अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें, मतलब कुछ पर्टिकुलर सेल के ऑर्गेनल, सेल के कुछ हिस्से तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर तैर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, जैसे इसे थोड़ा बनाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसमें, ठीक है। और जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये राइबोसोम हो गए, ठीक है, ये राइबोसोम हो गए, तो ऐसे लाइसोसोम हो गए, ये लाइसोसोम हो गए, तो मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल अलग अलग उनका काम होता है, अलग अलग उनके फंक्शंस होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे वो सब उसमें आते हैं, किसमें, सेल ऑर्गेनल्स में। किसमें आते हैं भाई, ये सेल ऑर्गेनल्स में, सर किसमें आते हैं, सेल ऑर्गेनल्स में, ठीक है भाई। अच्छा साइटोसोल के बारे में सुन लेते हैं। देखो साइटो का मतलब तो अभी हमने पढ़ा था सेल होता है, और सर सोल का मतलब सॉल्यूशन होता है, नहीं सेल के अंदर के सॉल्यूशन को हम साइटोसोल कहते हैं। अभी साइटोसोल बना किसका होता है, इसमें 90% तो पानी होता है। किसी ने कहा ना कि हमारी पूरी बॉडी पानी से मिली है, वो सही बोलता है, क्योंकि सेल में 90% तो पानी होता है। क्या होता है, वाटर होता है हमारी पूरी सेल में, नहीं हमारी पूरी बॉडी में ज्यादातर क्या है, पानी है, कुछ नहीं है। 7% सर प्रोटीन होता है, 2% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, 1% एक्स्ट्रा मटेरियल, विटामिन, मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब आ जाते हैं 1% में, सब आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को मिला के हमारा एक सॉल्यूशन बनता है हमारी बॉडी में, जिसे हम सेल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सेल सॉल्यूशन। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स किसे कहते हैं। उसमें सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम सुन लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेशन का काम करता है, ठीक है। अभी तुम इसमें ये वाला पॉइंट अच्छे से याद कर लेना कि सर ये जो है ना प्रेजेंट होता है सभी सेल्स में, लेकिन प्रोकार्टिक और यूकार्टिक यानी मैमल्स में नहीं होता, यानी इनमें नहीं होता। प्रोकार्टिक में तो सब में नहीं होता, और यूकार्टिक जो मैमेलियंस हैं, एक प्रकार की प्रजाति है, अभी तुम्हें बस इसका याद रख लो कि मैमेलियंस हैं, उसमें हमारा ये जो ये होता है, ठीक है, इंडो किसमें, यूकार्टिक में वो प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अभी इतना याद रखो बस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा दो चीजें होती हैं, दो तरीके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक तो स्मूथ वाला होता है और एक रफ वाला होता है। तुम्हें इसके फंक्शंस याद करने हैं बस। स्मूथ वाले का काम होता है स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, इन सबको बनाना, पोलीसेक्टाइड्स को बनाना। इसमें राइबोसोम सॉरी सॉरी बच्चों, चलो सुनो, राइबोसोम की अगर बात करें तो ये एब्सेंट होता है, हेल्प करता है ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन को बनाना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को बनाना किसका काम होता है बेटा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। राइबोसोम इसमें एब्सेंट होता है, ध्यान रखना, भी बताऊंगा राइबोसोम क्या होता है। अच्छा ये इसमें ये प्रोटीन बनाने का काम होता है, जैसे ये क्या होता है, स्मूथ बनाता है स्टेरॉइड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड। लेकिन अगर रफ की बात करें तो उसका काम होता है प्रोटीन को बनाना, किसको बनाना, प्रोटीन को बनाना सेल के अंदर। कंटेन राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम होता है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, राइबोसोम होता है। अभी मैं वो चीज बता रहा हूँ बच्चों जो आपके एग्जाम में आएगी, जिसके नीचे मैं टिक कर रहा हूँ, जो मैंने नोट्स है, ये सब वो है बिल्कुल मेन कंटेंट। ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसलिए हम इस चीज को थोड़ा फास्ट वे में, थोड़ा अच्छे तरीके से इसको आपको बता रहे हैं, अदरवाइज ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसको काफी सारी क्लासेस में हम कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अभी एक ही वीडियो में कवर करना है और एक ही दिन के अंदर कवर करना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट है, तो थोड़ा सा मैनेज करते हुए समझो, बाकी कोई दिक्कत हो नहीं बताऊँ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम बात करते हैं मटेरियल्स की, बहुत सारे इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए मटेरियल होते हैं जो साइटोप्लाज्मा और बिटवीन द साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस के बीच में होता है। मतलब ये समझो, मैं तुम्हें इसे शॉर्ट में बताता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंपल सा काम होता है न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन को लेना और बाकी सेल ऑर्गेनल्स तक देना, और बाकी सेल ऑर्गेनल से इंफॉर्मेशन लेना और वो न्यूक्लियस तक देना, यानी इंटरमीडिएटर का काम करता है, ये बीच का काम करता है। मान लो सेल को कुछ रुकना है, ठीक है, प्रोटीन बनाना है तो वो सब भी ये काम करता है, राइबोसोम बनाने है तो वो भी ये सब काम करता है, ठीक है। तो ये सारे काम इसके होते हैं मेनली। बात समझ में आ रही है। बायोजेनेसिस में ये हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक डिटॉक्सिफिकेशन भी याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर वो सारे
ये सारे रिमूव करने का इसका काम होता है। हेल्प करता है सिंथेसिस फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल को बनाने का इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें अच्छे से समझ लो, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा किस तरीके से देखने को मिलता है, देखो ये रहा, ये ना साइड में हिस्सा, तो ये सब क्या है, यही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें से ये वाला हिस्सा तो रफ कहलाता है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है भाई, स्मूथ कहलाता है। अब ये ट्यूब्स की तरह ना, क्वेश्चन ट्यूब्स, उसमें शेप बता रहे थे, तो वही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और गोल्गी एपरेटस, ये बहुत बढ़िया चीज है, इसके हम डायरेक्टली फंक्शंस पे आते हैं। पहले एक चीज याद रख लेना, ये नहीं होता प्रोकार्टिक्स में और मैमिली आरबीसी में ये नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके फंक्शंस में आपको मेनली बताता हूँ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया गोल्गी एपरेटस, इसको लिख देना। इसका काम है स्टोरेज करने का, सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है ना उसको स्टोर करने का काम होता है। गोल्गी एपरेटस का ध्यान रखना, स्टोरेज का काम करता है, ये उसका संदूक है, एक सेल का संदूक है, एक सेल की तिजोरी है ये, जिसके अंदर सारी चीजें स्टोर होंगी, मॉडिफाई होंगी, उनको ठीक किया जाएगा, पैक होगी, मान लो उनको जाना है तो पैकिंग करेगा वो उसको भेजने के लिए। ठीक है, उसको रखेगा सिक्योर करके। सेक्रेशन प्रोडक्ट का काम करता है, इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन लाइसोसोम का, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसे भी अच्छे से याद रखना। जितने लाइसोसोम होगा ना, अभी क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि सर जो लाइसोसोम होता है वो कौन बनाता है, गोल्गी एपरेटस बनाता है। एमसीक्यूज आए टिक मार देना, गोल्गी एपरेटस हमारा क्या बनाता है बेटा, लाइसोसोम्स बनाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्रेटरी नेचर। ठीक है, यानी मेलेनिन सिंथेसिस का काम करता है, इसको ध्यान से समझ लेना, मेलेनिन सिंथेसिस का काम भी कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करता है। कैसे मेलेनिन सिंथेसिस क्या होता है, जैसे आप मेरा हाथ देख रहे हो, इसका एक कलर है, आपको दिख रहा होगा, आप अपना भी देख सकते हो, तो हमारा रंग होता है। अब वो रंग किस पे डिपेंड करता है, हमारी बॉडी के मेलेनिन पे डिपेंड करता है। यानी मेलेनिन का काम होता है हमारी बॉडी को पिगमेंट करना, पिगमेंट का मतलब होता है कलर देना, कि जैसे कुछ लोग बहुत डार्क होते हैं तो उनके मेलेनिन कुछ ज्यादा हाई होता है, और जिसका मेलेनिन बहुत कम होता है वो लोग लाइट होते हैं। जैसे अमेरिका में जाओ, सब सफेद सफेद से होते हैं, उनका मेलेनिन बहुत कम है। उनकी बॉडी की जो सेल होती है, उनके सेल के अंदर जो मेलेनिन होता है बहुत कम होता है, और जो ज्यादा डार्क होता है उसमें मेलेनिन बहुत ज्यादा होता है बस। ठीक है, इसी वजह से कलर आते हैं, अदरवाइज तो सबका कलर क्या रहता है बेटा, सिमिलर रहता है, एक ही कलर के लोग होते हैं। तो मेलेनिन का काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस करती है सर। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का भी काम करती है। कौन करती है, हमारी गोल्गी एपरेटस करती है सर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोरेज बैटरी। यानी ये क्या है, जितनी भी एनर्जी का काम होगा ना भाई वो इसके कंधे पे होगा, ये जनरेटर है सेल का, सेल का जनरेटर है। यानी सेल के अंदर स्टोर मतलब संदूक कौन है, यानी तिजोरी कौन है, वो है गोल्गी एपरेटस। और एक तरीके से लेन देन का काम कौन करेगा, मैसेजर देने का लेने का काम किसका होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होगा। लेकिन इस भाई का बहुत मेन काम है भाई, इसका पावर या एनर्जी पूरा सोर्स, पूरा ये पावर हाउस है, यानी सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो कहां से ले लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये ध्यान रखना भाई, डबल मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन डीएनए, ये बात इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा आया है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, अपने खुद का डीएनए है इसके पास। इट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी फॉर्म में। और एटीपी की डेफिनेशन याद कर लेना, मतलब फुल फॉर्म, सॉरी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। देखो क्या होता है ना कि एटीपी फॉर्म है, ये एनर्जी की एक फॉर्म है। मान लो जैसे एनर्जी जूल में देते ना, इसको मान लो एटीपी में, वो एनर्जी स्टोर करके रिलीज करना या प्रोड्यूस करना, वो सब काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। यही इसका सबसे मेन फंक्शन है, यही बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब ये सब हो कैसे पाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं इसे क्रैब्स साइकिल बोलते हैं, बस याद रख लो इसका, अभी एक्सप्लेनेशन 11th में पढ़ोगे आप, 12th में पढ़ोगे। एटीपी प्रोड्यूस होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी। मतलब हम सांस लेते हैं, हमारी पूरे अंदर क्रैब साइकिल चलती है, पूरा प्रोसेस होता है, अब वो ऑक्सीजन से हम क्या बना लेती है, हमारी सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना लेता है, एनर्जी बना लेता है। सही पकड़े हो, एनर्जी बन जाती है बॉडी में भाई। चलो आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं हम राइबोसोम की। भाई तो राइबोसोम का क्या काम है, देखो ध्यान से, सॉरी, राइबोसोम की बात करते हैं। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, उससे जानने से पहले ये जान लो, ये काम करता है प्रोटीन को बनाने का। राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन को कोड करना। ऑल स्ट्रक्चर फंक्शन एंजाइम किससे बनता है बेटा, एंजाइम बनाता है, जो कि न्यूक्लियर डीएनए में हेल्प करता है, सिंथेसिस बनाने में हेल्प करता है। अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि डीएनए को कोड करने का,
ट्रांसक्रिप्ट करने का इनटू मैसेंजर आरएनए में किसका काम होता है? आरबी की इसका राइबोसोम का काम होता है। सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, राइबोसोम का मतलब है एक मैसेज है, चिट्ठी वाला होता है ना, मैसेज पहुंचाने। जैसे आपका व्हाट्सएप है ना, एक मैसेज गया दूसरे तक पहुंच गया, सेम काम सेल के अंदर कौन करता है? राइबोसोम। राइबोसोम का काम है एक आदमी का, मतलब एक सेल ऑर्गेनल का कोई मैसेज हो, वो मैसेज पहुंचाना न्यूक्लियस तक या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक या किसी और सेल ऑर्गेनल तक। जो मैसेज पहुंचाने का काम होता है ना, जो मैसेंजर का काम होता है, वो आरएनए करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? एमआरएनए की, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे बोलते हैं मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड की हेल्प से, इस मॉलिक्यूल की हेल्प से, कि एक ऑर्गेनल से, एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक मैसेज पहुंचा जाता है। क्या पहुंचा जाता है? मैसेज। कौन पहुंचाता है? एमआरएनए जाता है मैसेज लेके। बोला चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, इस भाई की चिट्ठी इस बहन को आई है। ठीक है भाई, चलो बात समझते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस में काम होता है। सॉरी बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं है ये, आई एम रियली सॉरी, दिस इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। थोड़ा पास पास मिल गया बेटा। राइबोसोम का काम होता है मेन साइड प्रोटीन सिंथेसिस करने का, यानी प्रोटीन को बनाने का काम ही किसके कंधों पे है? राइबोसोम के कंधों पे है। तो ये प्रोटीन बनाने का काम है, ठीक है, किसका? राइबोसोम का। प्लास्टिड की बात करते हैं तो ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, बस हमें अभी नहीं जानना है। दूसरा, देयर हैव ओन डीएनए, इसका भी खुद का डीएनए होता है, और ये पाया जाता है प्लांट सेल में। किसमें पाया जाता है? ये प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। एक मिनट बचो। प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है हमारा प्लास्टिड। देखते हैं हमारे कितना क्या कंटेंट। चलिए सुनिए ध्यान से, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं प्लास्टिड की। ठीक है, प्लास्टिड में आप तीन चीज पढ़ लेना, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये तीन तरीके के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड जनरली प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। देखो, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है कि आपका प्लांट क्या होगा? कलरलेस होगा। जो भी प्लांट का हिस्सा कलरलेस होता है, यानी उसके सेल के अंदर क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। जो प्लांट का हिस्सा बहुत मल्टी कलर है, जैसे फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं ना, तो उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट होता है, उनकी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे पत्तियां जो होती हैं, जड़ें जो होती है, मतलब जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है ना, उनकी जो सेल्स होती हैं, वो जिस सेल से मिलकर बने हैं, उन सेल्स के अंदर बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इतना ध्यान में रख लेना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं जल्दी से। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टली हमारे इसके बारे में, लाइसोसोम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सुनो ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, अच्छे से समझो, अच्छे से। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये एक टिनी सीरियल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, मतलब एक छोटा सा होता है, बहुत हल्की सी मेम्ब्रेन होती है, और इस हल्की सी मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है, जो कि इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मैं बताऊँ इसका क्या है। लाइसोसोम का मेनली काम है, इसके अंदर है मटेरियल, क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम है इसके अंदर। फिर अब वो डाइजेस्टिव, जैसे मान लो सेल में कोई दिक्कत हो गई, सेल खराब हो गई, तो अब वो सेल उसी प्लेस पे रहेगी भाई, कहीं तो उसको डाइजेस्ट करके खत्म करना होगा ना। अब जैसे तुम्हारे घर में कोई कूड़ा है, तो तुम तो बाहर डाल के आते हो, तो मान लो बाहर डालने का ऑप्शन ही नहीं होता, तो तुम घर में कहाँ रखते? तो कहीं खत्म तो करना होता ना, कुछ तो एंड तो करना होता। उस सेल को खत्म करने के लिए, जो सेल खराब हो चुकी है, उसके अंदर ही, खुद की सेल के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा चीज होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। ये लाइसोसोम के अंदर भरा होता है बहुत ज्यादा डेंजरस, या कह सकते हैं पावरफुल एंजाइम। इसके अंदर पावरफुल एंजाइम भरा होता है। जैसे ही ये फटता है, ठीक है, ये फटता है, मान लो ये फटता है, ब्लास्ट होता है, तो इसका एंजाइम बाहर निकलता है और इस पूरी सेल को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, खत्म कर लेता है, एक तरीके से खा जाता है, खत्म कर देता है। इसके खुद के अंदर होता है बेटा ये। और ये बहुत जरूरी चीज है, ऐसा नहीं बेकार है, जरूरी चीज है, ताकि जो डैमेज सेल होती है जनरली उसी के अंदर ये रिलीज होता है एंजाइम, ताकि वो उस पूरी सेल को डाइजेस्ट कर ले, ताकि सेल आगे फर्दर उसको खराब ना करे। लेकिन दिक्कत है, लाइसोसोम किसके अंदर नहीं होता? आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए आरबीसी सेल खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। ठीक है, जिस वजह से ब्लड कैंसर आपने सुना होगा, ब्लड कैंसर जनरली ज्यादातर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के सेल के खुद के पास कोई ऐसे पर्टिकुलर एंजाइम, मतलब पर्टिकुलर ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं होता जो क्या कर ले, उसको खत्म कर ले खुद को ही। ठीक है, चलिए, इसे सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी ही सेल को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है, अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के थ्रू अपनी ही सेल को ही खत्म कर लेता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अभी देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, बाकी तो यही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक म्यूसिस और माइटोसिस करके टॉपिक भी है, वो हम अपनी रेगुलर क्लासेस में करेंगे।
बट मैं आपको अब एक इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूँ, मजा आ जाएगा इसको अगर आपने कर लिया तो। ठीक है भाई, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। विश्वास मानो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और अगर आपने नहीं इनको अगर आप अभी नहीं ध्यान दोगे ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में से आपको चाटा मारेंगे निकलते हुए, बोलेंगे कि यार क्लास में सर ने क्वेश्चन दिए थे और तूने नहीं किए, अब बता अगर नहीं हुए तो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन यही आएंगे पेपर में, और इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कर लो इसकी रेडी। ठीक है, देखो ये है 2 नंबर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएंगे, पढ़ लो अच्छे से, मजा आ जाएगा। ये हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इनके आंसर लिख लेना, ना आंसर आए तो मुझे मैसेज कर देना, successvidya.com पे आंसर इसके अपलोड करवा देंगे। ठीक है भाई, चलो मिल गया आपको सारा कंटेंट, मजा आ गया चैप्टर में, कोई भी दिक्कत परेशानी हो भाई मैसेज कर देना। चैप्टर बहुत फास्ट इसलिए पढ़ाया है क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, एग्जाम ऑलमोस्ट आ गए हैं हमारे पास। ठीक है भाई, कोई भी दिक्कत हो फिर भी आप मैसेज कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में भी आप डिटेल ले सकते हो, successvidya.com पे जाएंगे तो आपको सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा। किसी भी रिलेटेड क्वेरी को आप हमसे व्हाट्सएप पे शेयर करके पूछ सकते हो, कोई भी परेशानी हो हम आपके साथ हैं एजुकेशन फील्ड में। ठीक है भाई।